हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हम अब तक जो पढ़ चुके हैं वह 1857 का विद्रोह और 1857 के बाद या उससे पहले हुए भारत में विद्रोह। विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिंसात्मक रूप का एक उदाहरण देखने को मिल सकता है। मुख्यतः हिंसात्मक नहीं होता है, हड़ताल भी उसमें शामिल होती है और कई अन्य तरह के भी। और जब गांधी जी भारत में आंदोलनों की प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार सत्याग्रही आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन देखने को मिलते हैं। इन विद्रोहों के अलावा भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण हुआ जिसने भारत की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम देखें, इन संस्थाओं में एक बड़ी संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है और गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आम जनमानस की पार्टी किस प्रकार से बनाना है या ऐसी संस्था जो जनता से सीधे जुड़ती हो, उसको भी हम आगे के सेशंस में देखेंगे। किंतु कई ऐसी संस्थाएं जो भारत में बनती हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत मजबूत करती हैं, और कई सारी संस्थाएं आज भी कहीं ना कहीं रूप में आज भी मौजूद हैं देश के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भी। इसमें दो संगठन महत्वपूर्ण हैं जो देश की आजादी से पहले बने, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बने और आज तक हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। और दूसरी संस्था थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। इसकी स्थापना 1925 में हुई KP हेडगेवार जी के द्वारा और यह संस्था आज भी मौजूद है। तो ये संस्थाएं राष्ट्रीय आंदोलन से चलते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुंची हैं। दूसरा, आज जो दूसरा हिस्सा है वह है भारतीय शिक्षा का विकास। और भारतीय शिक्षा का विकास अंग्रेज कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में शिक्षा प्रसार नहीं था। दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय भारत में थे, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी उच्च थी कि दुनिया भर के शिक्षार्थी यहां आए, विद्यार्थी यहां आए और यहां से ज्ञान लेकर वो अपने देशों में गए और उन्होंने बहुत तरक्की की। तो अंग्रेज कुछ नया नहीं कर रहे थे, हां एक रूप में नया कर रहे थे। भारतीय शिक्षा जहां व्यक्तित्व निर्माण पर बल देती थी, अंग्रेजी शिक्षा नौकरशाह बनाती थी। बाबू, समझ रहे, बाबू बनाना। तो एक व्यवस्था जो व्यक्तित्व के निर्माण पर चल रही थी, आदमी को इंसान बनाने के लिए चल रही थी, मनुष्य को इंसान बनाना चाह रही थी, उस शिक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर ऐसा डिजाइन किया गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक नौकर पैदा करने वाली क्या हो गई, मां के समान हो गई। तो ये बड़ा आलोचना का तर्क बिंदु है अगर हम इसको देखें। तो पहला आज हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बनी संस्थाएं। तो पहला टॉपिक जो है वह हमारा संस्थाओं से जुड़ा है, कब बनी और संस्थापक कौन था। दूसरा, मुख्यतः अगर हम देखें तो यह संस्थाओं का निर्माण बंगाल में हो रहा है। बंगाल में होने का कारण एक और भी है। सबसे पहले कब्जा जो किया अंग्रेजों ने वो बंगाल में ही किया। तो बंगाल में जब कब्जा कर रहे हैं तो वहां का युवा अंग्रेजों से सीधे संपर्क में आ रहा है। कहीं न कहीं बंगाल में अगर वह कर रहे हैं तो जमींदार वर्ग उनके संपर्क में आ रहा है। जमींदारों के बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं और फिर वही विदेश से पढ़कर आए हुए जमींदारों के बच्चे भारत में जब हाल देखते हैं कि इंग्लैंड में हमें पढ़ाया गया रूल ऑफ लॉ और यहाँ रूल ऑफ लॉ के अपोजिट सारे काम हो रहे हैं, एक कॉलोनी में जो होना चाहिए बुरी स्थिति है भारत की, तो उस प्रकार से जब वो देखते हैं तो भारत में कई सारी चीजें वह राष्ट्रीय आंदोलन की संस्थाओं के रूप में जोड़ते हैं
कई अन्य तरह से भी जोड़ते हैं, प्रेस के माध्यम से जोड़ते हैं। तो अलग अलग तरह से काम हो रहा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में यह स्टेबलाइज हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, जो जमींदारों का एक संघ था। जमींदारों ने अपने अधिकारों के लिए एक संघ बनाया। उन्हें जब भी कोई परेशानी होती वह एक संघ के रूप में बैठते और तय करते कि हमें अंग्रेजों से क्या डिमांड करनी है, और फिर अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने वह रखते थे। यह था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। तो सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी हम देखें 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विषय में देखें तो 1851 की संस्था है, राधाकांत देव के द्वारा स्टेबलाइज हुई। यह भी, इसका कार्यक्षेत्र भी बंगाल ही है। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू के द्वारा शुरू की गई 1866 में, और दादा भाई नेहरू के सम्मान में कई सारी चीजें हैं। अगर हम देखें तो कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे, और जिस वर्ष स्वराज प्रस्ताव आया 1906 यानी 1906 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी माननीय दादा भाई नेहरू जी कर रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा यह ब्रह्म समाज से थोड़ा सा इंस्पायर थी, और जिस व्यक्ति के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई उसका नाम था महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867, एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे। अगला इंडियन एसोसिएशन। यह महत्वपूर्ण संस्था है। महत्वपूर्ण इस सेंस में जब पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था है या कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था है, जिसका विलय बाद में कांग्रेस में ही कर दिया गया, वो इंडियन एसोसिएशन थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 की संस्था है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, याद रखिए आनंद मोहन बोस। हम एक का ही नाम याद रखते हैं मगर दूसरे भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उस चीज को हम देख रहे होंगे। इंडियन एसोसिएशन 1876 की संस्था है, 1876, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन ने ही भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नामक 2 सम्मेलन किए। इन्हें संस्था के रूप में भी पढ़ा जाता है और एक सम्मेलन के रूप में भी। तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई 2 बार, 1883 में और 1885 में, 1883 1885। तो इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस भी करते हैं और बाद में सूर्यनाथ बनर्जी भी करते हैं। और इंडियन एसोसिएशन को जो 1876 में बनी, उसे 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया जाता है। इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की अगर देखें तो 1884 में स्टेबलाइज हुई वी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू के द्वारा यह स्टेबलाइज हुई। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो 1885 की संस्था है। बदरुद्दीन तैयब जी इसमें है, फिरोज शाह मेहता है। और याद रखिए कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो याद रखिए बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम क्या बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। आगे हम सेशंस में देखेंगे इनको। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885 को स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी के द्वारा स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की, जो अब तक नए रूप में दिखाई देती है। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक संस्था थी जो अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा बनाए हुए है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर देखें तो 1905 की संस्था है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका
निर्माण हुआ, या संस्थापक इसके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गांधी जी के गांधी बनने की, महात्मा गांधी आप सुन रहे हैं, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मगर वो महात्मा गांधी कैसे बने? तो महात्मा गांधी बनने में वो अफ्रीका से लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है। वह कहते हैं कि आप देश भ्रमण करिए, कान खुले रखकर और मुंह बंद रखकर। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वह चंपारण जाते हैं। तो गांधी जी को महात्मा गांधी जो बनने में प्रक्रिया में अगर देखें तो कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले का भी महत्वपूर्ण हाथ हमें दिखाई देता है। होम रूल लीग 1916, होम रूल लीग अगर देखें तो 1916 की संस्था है। 2 लोग इससे जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रही, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी 1917 में, जो बीएचयू की स्थापना से जुड़ी रही, सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगर देखें बनारस से जुड़ी रही, कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका निकाली इन्होंने। तो अगर हम देखें तो एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के विषय में अगर हम देखें तो केसरी मराठा नामक उनके समाचार पत्र, गीता रहस्य नामक उनकी पुस्तक, और इनकी अगर देहांत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत होता है, जिस दिन शुरू होता है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, याद रखिए। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय की अगर हम बात करें तो यह लेनिन की सरकार में रहे रूस में, और फिर वहां से भारत आए। सीपीएम कहे या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीआई जैसे बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर रहे हैं 1920 में। मानवेंद्र नाथ रॉय वह पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने भारत में संविधान की मांग की। पहले व्यक्ति, समझ रहे हैं आप? पहले व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो मानवेंद्र नाथ रॉय को माना जाता है कि उन्होंने संविधान की मांग की देश में। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र जी के द्वारा शुरू हुई। बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर और नेहरू जी के द्वारा 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। उसके बाद स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को बैकग्राउंड को थोड़ा समझते आगे भी समझेंगे। जब असहयोग आंदोलन हुआ और फिर 4 फरवरी 1922 की चौरा-चौरी की घटना, और उसके बाद 12 फरवरी को आंदोलन वापस लेना गांधी जी का, तो गांधी जी जेल जाते हैं। तो गांधी जी के दल में 2 धड़े थे। एक जो कहता था कि हम रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज में क्रांति लाएंगे, समाज को बदलेंगे, समाज का समर्थन प्राप्त करेंगे। दूसरा एक वर्ग ये था कि वो मानता था कि अंग्रेजी शासन में शामिल होकर अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनको उदार बनाएंगे और भारत के लिए उपयोगी बनाएंगे। यानी कि एक चुनाव पद्धति में हिस्सा लेना चाह रहा था और एक नहीं लेना चाह रहा था। जो लेना चाह रहा था उसने निर्माण किया स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास दिखाई देते हैं। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जिन्होंने स्थापना की स्वराज पार्टी की 1923 में। और मोतीलाल नेहरू बाद में नेहरू रिपोर्ट से भी जुड़ते हैं, जो साइमन कमीशन के विरोध के बाद बनी थी। दूसरे अगर हम देखें, स्वराज पार्टी पहली पार्टी है जिसने संविधान की मांग की है। तो व्यक्ति के रूप में मानवेंद्र नाथ रॉय और पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी पहली पार्टी है जो संविधान की भारत में मांग कर रही है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केपी हेडगेवार साहब ने की और इसका मुख्यालय नागपुर में है। फॉरवर्ड ब्लॉक, जब कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होता है और कहीं ना कहीं सुभाष जी जीतते हैं और गांधी जी से मतभेद होते हैं और सुभाष बाबू कांग्रेस की सदस्यता से भी अलग हो जाते हैं और एक नए संस्थान की स्थापना करते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की और इसी के बाद वह जुड़ते हैं आजाद हिंद फौज से।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक जुड़ा हुआ है सुभाष चंद्र बोस से। तो यह महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में और बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह रही संस्थाएं। अब देखते हैं भारतीय शिक्षा का विकास, या फिर कहें अंग्रेजों द्वारा भारत में हुआ शिक्षा के ऊपर विकास किस प्रकार से था। देखिए, शिक्षा ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं थी, ठीक है। यह वही उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारत तो था, मगर एक समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा भारत आता है और वो कहता है कि मैंने एक नए देश को ढूंढ लिया। वो देश को क्या ढूंढेगा, उनकी सभ्यताएं हमसे नई हैं, हम पुराने हैं, तो वो नहीं ढूंढ रहे। वो हाँ, एक नए समुद्री मार्ग की खोज जरूर कर रहे हैं यूरोप से। उसी प्रकार भारत में शिक्षा व्यवस्था थी और बहुत अच्छे रूप में थी। अगर किसी को थोड़ा समझना है तो लॉर्ड मैकाले का जो कथन है 1822 में 1822 में इंग्लैंड में, उसको पढ़िएगा। जब वो कहता है कि भारत में कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी चोर नहीं है, उच्च मूल्य वाले लोग हैं, हाई वैल्यूज हैं इनकी, अगर इनको तहस नहस करना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए और एक नई शिक्षा व्यवस्था का जन्म दीजिए जो इन्हें तकनीक के ज्ञान से नहीं केवल अनुवादक के रूप में प्रयोग करे। अंग्रेज जब भारत आए तो उनका भारतीय भाषाओं से संवाद हुआ, भारतीय भाषाओं से संवाद हुआ। अब अंग्रेज हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेज उर्दू भी नहीं जानते थे, अंग्रेज बंगाली भी नहीं जानते थे, तो फिर ये भारत के जो लोग हैं जिस भाषा में वो बात करते हैं, संवाद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनको वह कैसे समझ पाएंगे। तो उन्होंने एक अनुवादक वर्ग का क्या लिया, सहारा लिया, अनुवादक वर्ग को जन्म दिया। किस रूप में कि अनुवादक वर्ग भारतीय भाषाओं को जानेगा और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके हमें देगा। यह मुख्य रणनीति थी भारत में अंग्रेजों की। अच्छा, एक और बात, उन्होंने शिक्षा का विकास किया है, उच्च शिक्षा का भी विकास किया है, किंतु किसी भी स्तर पर उन्होंने तकनीक के विषय की जानकारी नहीं दी है। समझिए बात को। वो हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहे थे, वो हमें लिटरेचर पढ़ा रहे थे, वो हमें लॉ पढ़ा रहे थे, किंतु क्या नहीं पढ़ा रहे थे, तकनीक। देखिए, समाज चलता है अपने ढर्रे से चलता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, मगर जो तरक्की है ना वो साइंस से ही लाती है। मेरा मानना यह है। तरक्की किस रूप में कि आज से अगर हम देखें तो 70 वर्ष पहले इंटरनेट जैसी संकल्पना नहीं थी। जब हम देश आजाद हो रहे थे मोबाइल फोन नहीं था, और आज हम अगर देखें तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसका माध्यम क्या है, यूट्यूब। क्या यूट्यूब था इससे पहले? नहीं था। क्या ऐसा संभव था कि कहीं पर बैठा कोई व्यक्ति और कहीं पर दूसरी जगह कोई बैठा व्यक्ति एक दूसरे को इस प्रकार से देख पाता, उससे ऐसे पढ़ पाता, शिक्षित हो पाता? कुछ ऐसा माध्यम था? नहीं था। मगर तकनीक के विकास, टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट ने इन सब चीजों को आसान बना दिया। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो भारत में तकनीक का विकास कुछ नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा। केवल क्या था उनका उद्देश्य, अनुवादक बनाना। उनका मानना था कि तकनीक दे दी, ये अपने हाथों से कुछ करने लगे तो ये क्या करेंगे, ये मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। यह अंग्रेजों की नीति थी। समझ रहे हैं आप? तो भारत में शिक्षा के विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिक्षा का विकास के रूप में बात जो आती है सामने, वो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1813 में आती है, जहां सबसे पहले यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा का विकास किया जाएगा और 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा भारतीय शिक्षा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके रूप में अगला जो अगर हम देखें 1 लाख रुपए खर्च की बात कर रहा है, मगर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस रूप में कि यहां से भारतीय शिक्षा के, उच्च शिक्षा के विषय में भी बात होती है। तो इन दोनों कालखंड के मध्य में एक आंग्ल प्राच्य विवाद होता है, जिसमें यह था
कि उच्च शिक्षा के रूप में किस माध्यम को चुना जाए, यानी कि एजुकेशन का मीडियम क्या हो। और अंततः मैकाले की बात मानी जाती है और वह कहता है कि अंग्रेजी माध्यम ही सर्वोपरि है, यानी कि इंग्लिश को हम एजुकेशन का मीडियम बनाएंगे। तो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को बाद में चुना जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच में। इस कालखंड में जो यहां पर अगर हम देखें भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डलहौजी था, जो इन सभी बदलावों को देख रहा है। लॉर्ड डलहौजी के विषय में अगर देखें तो वह भारतीय रेल इसी के समय चली, इसी के समय लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, इसी के समय हड़प नीति आती है और कहीं ना कहीं रूप में यह जिम्मेदार होता है 1857 के विद्रोह के लिए, मगर ये चला जाता है और कैनिंग आ जाता है और झेलना कैनिंग को पड़ता है इसकी गलतियों को। इसके बाद हंटर आयोग आया। हंटर आयोग अगर देखें तो 1882 में आया, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात करता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन जो एरिया है या एजुकेशन रजिस्ट्रेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। वायसराय था लॉर्ड रिपन उस समय। उसके बाद रेले कमीशन। रेले कमीशन को अगर देखें तो रेले आयोग जो अगर हम देखें तो जो विश्वविद्यालयों का स्ट्रक्चर था उसको सुधारने के लिए आया था। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जिसके समय 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो रेले कमीशन 1902 में आया और इसी के अनुशंसाओं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना होती है, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है 1904 में। उसके बाद सैडलर आयोग 1917 सैडलर आयोग जो आया वह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा पर भी कह रहा था कि थोड़ा बल दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ाया जाए, 10th हाई स्कूल की जो शिक्षाएं हैं उनको बढ़ाया जाए। हार्टेक समिति 1929, हार्टेक समिति की अगर बात करें तो यह प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात करती थी, प्राथमिक शिक्षा में नए नए इनोवेटिव सुधार की बात यह कर रही है। उसके बाद सार्जेंट योजना। अच्छा, सार्जेंट योजना को पढ़ने से पहले आपको वर्धा योजना को समझ लेना चाहिए। वर्धा योजना महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है। 1937 में गांधी जी ने कहा कि देश में पैदा हुआ कोई भी बच्चा उसे शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। और शिक्षा कैसी? निःशुल्क व अनिवार्य, यानी सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हर बच्चे का अधिकार है देश में पैदा होने वाले बच्चे को। तो महात्मा गांधी यह कहते थे कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको सार्जेंट योजना में जाना जाता है और कहीं ना कहीं यह भारत के सर्व शिक्षा अभियान, 86 में संविधान संशोधन और मैं मूल अधिकारों में एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21A, यह कहीं ना कहीं वर्धा योजना का ही महत्वपूर्ण भाग है। यानी गांधी जी ने जो कथन 1937 में बोला वह कथन भारत सरकार मूल अधिकार में जोड़ती है। तो वर्धा योजना 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई, जैसे बाद में अंग्रेजों ने सार्जेंट योजना 1946 में माना 1946 में, और वह उन्होंने कहा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि अब हम सभी को एजुकेशन देंगे। और मजाक बात मानिए कि जब अंग्रेज हमें भारत छोड़कर गए थे स्वतंत्रता के समय, तो हमारा लिटरेसी रेट बमुश्किल 12 से 13% था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में हम थे, और आज हम लगभग 74% लिटरेसी रेट के साथ हैं, जो अमूमन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे भी हमें भविष्य में उम्मीद है कि हम इस रेट को 100% के आसपास लेकर जाएंगे। तो यह भारतीय शिक्षा के विकास के रूप में अंग्रेजों के कुछ प्रयोग थे और कुछ संस्थाएं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ी रही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए नमस्कार।